अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हुमायूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि आप मेरा इंट्रोडक्शन। हलीमा, डोंट टॉक अबाउट माय कपड़े। आई विल। आपने हाफ स्लीव्स क्यों कैसे पहना हुआ है? अब सर्दी होगी। आप क्यों पहन के आ रहे हो हाफ स्लीव्स? मुझे आपको देख देख के सर्दी लग रही है। बहुत क्या अच्छा मसला है सवाल आपके किया, साथ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ना। कुछ दिन मेरे कपड़ों पे नहीं जाना बिकॉज आई एम सो बिजी दैट मुझे जो सामने चीज़ नजर आती है मैं उठा के पहन लेता हूँ। मेरा घर उधम भदम हुआ है बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वर्क गोइंग ऑन एंड देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. So no complaint on my dresses, please. I am really. नहीं, I'm not complaining. I'm just asking कि आप जो बिला इतने पहन लिया। guts कैसे लेके आए हैं कि मतलब सुबह सुबह अच्छी खासी अब ठंड जो खुद की बिला होने पहन लग लिया। गई है और बाजू पे अच्छे खासे चिल्स मुझे तो आज आ रहे थे जब मैं गाड़ी में बैठी थी। तो आपने कैसे कर रहे जो मिल रहा है पहन रहा हूँ, जो नजर आ रहा है पहन रहा हूँ. आई एम नॉट पुटिंग एनी एफर्ट इन एनीथिंग. बट हलीमा, आई थिंक एफर्ट के साथ साथ दैट इज़ वेरी नाइस कि हम कल बात कर रहे थे, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि हम क्या टॉपिक पे बात करेंगे. तो हम एक मवाजने की बात कर रहे थे कि कैसे Comparison लोग के हवाले से। कंपेयर करते हैं एक दूसरे को दूसरे के साथ. खास तौर पे हम क्योंकि हाउस होल्ड की बात करते हैं, ख़वातीन हमारा ज़्यादा प्रोग्राम देखती हैं तो हम ज़्यादा एंगल वो वाला लेते हैं, लेकिन हम दूसरे एंगल की बात भी करते हैं. तो इफ़ आई टॉक अबाउट एक सास किस तरह जब कभी किसी जगह से आती है और उसे अपने बहू से कोई मसला होता है या बहू को किसी सास से मसला होता है, तो व्हाट दे डू इज़ दे बोथ कम इन. और आते हैं जब भी जैसे ही वो आते हैं, वो घर आती है तो वो ऐसा कोई जुमला बोलेंगी कि आपकी बहू को वो सुना रही होंगी, लेकिन वो बात करते करते सारा ताना उसको मार चुकी होंगी. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब बहू आएगी तो कहेगी उनकी सास तो, या मैं बता रही थी, वो तेरी किचन में थी और खाने में उनको इतना मना कर रही थी कि ना करे, जस्ट टू टेल हर सास कि कैसे उनकी चीज़ें करती है. और ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपको पता है, इतना नेगेटिव कॉन्ोटेशन आपके अंदर बन जाता है, आपके अंदर एक बिल्टअप इतना नेगेटिव माउंटेन हो जाता है कि आपको उस बंदे से आहिस्ता 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 नफरत होना शुरू हो जाती है और आपको वो इंसान बुरा लगने लगता है. क्यों? क्योंकि आप उसका कंपैरिजन डेली करते. कोई भी इंसान बच्चा नहीं होता, उसे समझ आ जाती है. और ये खाली सास बहू में नहीं होता, ये मैंने माँ बाप में भी देखा है. जब वो अपने दूसरे बहन भाइयों के बच्चों से कंपेयर करते अपने बच्चों को, तो आपके बच्चे से एक तो स्ट्रेस आउट हो जाते और उनकी जो ख्वाहिशें होती है ना वो दबना शुरू हो जाती हैं और फिर वो करना शुरू हो जाते हैं जो उनके बच्चे कर रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट वन? माय बेसिक क्वेश्चन टू यू इज कि जब हाउस होल्ड में ये हो जाए तो उसका काउंटर अटैक क्या आता है? हमारी काउंटर अटैक तो मैं मुश्किल है कहना। दिलों में मुझे लगता है कि रंजिशें और वो जो कहते हैं ना, जो एक मुहावरा भी है कि कतरा कतरा किसी आप पत्थर पे भी बरसाएं तो उसके अंदर भी जो है सुराख हो जाता है. तो वो उसी तरह आपके रिलेशनशिप के अंदर भी एक सुराख होना शुरू हो जाता है जब आप वो कतरा कतरा टॉन्ट या कोई ताना या कोई ऐसी चीज़ या कंपैरिजन या कहना कि फ़लाँ की बहू ऐसी है या फ़लाँ की सास ऐसी है, व्हाटसोएवर इट इज़, तो वो जो है ना आपके रिलेशनशिप में एक आहिस्ता 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 एक होल होना शुरू होता है और वो होल अक्सर औकात इतना बढ़ जाता है. बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे मर्द हजरात, मैं लोग नहीं कहूँगी, बहुत सारे मर्द हजरात जब शादी को बहुत साल गुजर जाते हैं, उनकी बीवियाँ सेपरेट लिविंग में जा चुकी होती हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि बस पुरानी बातों को भूल जाओ, जो मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे वालिद साहब ने तुम्हारे साथ किया उनको भूल जाओ और अब हम अलग रह रहे हैं और वो अलग रह रहे हैं और हम बड़े खुश हैं और तुम अब उनके साथ क्यों सही नहीं हो पा रही हो ना. अब तुम कभी कभी जाते हैं या वो हमारे घर कभी कभी आते, स्टिल आप क्यों सही नहीं हो पा रहे. तो मैं पहले मर्दों वाली साइड पे थी, मैं उस चीज़ को सही समझती थी कि हाँ बहुत जब साल गुजर चुके होते हैं तो जैसा हमारी अम्मियाँ या हमारी खालाएं जो हैं वो भी बताती हैं कि मैं जब शादी के पहला दिन था ना मेरा, तो मेरी नंद ने मुझे ये ताना मारा था. तो हम कहते हैं आपको क्यों ये बातें याद है, आप भूल जाएं, इन बातों को दरगुजर कर दें. लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो एक रिलेशनशिप में एक जो वो खला आता रहता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो बातें भुलाए नहीं भूलती. और जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप अगर कहीं पे लेटे हुए नीचे ज़मीन पे लेटे हुए, कुछ चूंटी आकर आपको काट जाती है, ठीक है, तो अगली बार आप उस चूंटी से बचेंगे या आप अपना हाथ फिर आगे कर देंगे. सो ये इसी तरह एग्जैक्टली ये जिस चीज़ से आपको दर्द हो, जिस चीज़ से आपको दुख हो, रंजिश हो,
दुखन हो, आप क्या करते हैं, आप उससे अवे होना शुरू जाते हैं, आप दूर होना शुरू जाते हैं। आप अपने बच्चों में भी देखिएगा ये बात आना शुरू हो जाती है। जब अपने बच्चों को आप कंपैरिजन करेंगे, आप अपने बच्चों को ताना देंगे, तो आपके बच्चे आहिस्ता 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 आपके पास बैठना कम कर देंगे। वो आपको देखेंगे, वो आपको अवॉइड करेंगे। जैसे ही आप आएंगे वो कमरे में चले जाएंगे। इसी तरह एग्जैक्टली सास बहू भी इसी तरह है कि जैसे ही आपने बहू से कोई ऐसी बात की, अब आपकी बहू कहेगी अरे आंटी आ गई है, मेरा ख्याल है ऊपर चली जाती हूँ, अब आएंगी कुछ कहेंगी। सो आप अपना बिहेवियर अब देखिए, और इससे क्या होगा, इससे दोनों की जिंदगी खराब होगी। जो अच्छा टाइम आप अपनी बहू के साथ गुजार सकते हैं, जो मिल बैठ के गुजार सकते हैं, वो टाइम आप क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकते। तो हमेशा इसमें हमारी एक और चीज़ भी है, एट टाइम्स जो है ना सास खराब होती है ना बहू खराब होती है। बहुत सारे जो एक्सटीरियर फैक्टर्स होते हैं वो खराब होते हैं, जो उन दोनों की इक्वेशन को भी खराब कर रहे होते हैं। फॉर सपोज कहीं से आप होकर आए और उनकी बहू आपको बड़ी, वो कहते हैं ना दूर से जो चीज़ दिखती है वो हमेशा चमकदार ही लगती है, वो हमेशा सोना ही लगती है आपको। तो आपको लगेगा कि हाँ उनकी बहू ने बड़ा अच्छा जो है ना घर को संभाला हुआ है, या घर का काम बड़ा अच्छा कर रही है, या खाने बड़े अच्छे बना रही है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि वो जो खाने वो बना रही हैं उसके लिए उन्होंने कितनी बदतमीजी की हो मे बी अपनी सास से, उनको जाके बातें सुनाई हो या समथिंग लाइक दैट। बट आपको वो खाना बना हुआ जो है ना नजर आएगा, जाहिर है क्योंकि आप उस वक्त उनके साथ मौजूद होंगे। तो जब आप घर वापस आते हैं तो बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो आपको चढ़ा देते हैं कि आपकी बहू तो ऐसे नहीं करती, आपकी बहू तो खाना नहीं बनाती, मैं या कोई ऐसे जो है वो बहू को कहे कि तुम्हारी सास ने तो तुम्हें फ्री हैंड ही नहीं दिया हुआ खाना बनाने का। एज अ चेन रिएक्शन आप लेते हैं। चेन रिएक्शन ऐसे कि आप क्या करते हैं, आपको जैसे मुझे और हलीमा की दोस्ती से किसी तीसरे को इश्यू जेलेसी, जैसे कि आपके घर में हो सकता है आपकी सास और आप मतलब उसकी बहू में इक्वेशन बिल्कुल ठीक हो, लेकिन द नन हु कम्स इन, वो क्यों, क्योंकि वो उसकी बेटी है, वो सास की बेटी है, और वो देख रही है कि मेरी माँ उसके साथ बहुत क्लोज है। एक जनरल एलिमेंट आने का खदशा होता है, वो होता है जेलेसी, कि जी मेरी माँ तो पता नहीं उसके गोरी गाती रही, तो एक जुमला कह देना मेरी सास नहीं मेरे साथ उस तरह से, वो उनका अपना रिलेशनशिप उस ये भी, और साथ में कहेगी अम्मी आप तो पूरा बिच्छी जाती है। और दूसरा अगर शायद अच्छे में भी कह दे अम्मी आप हमारे साथ ऐसे तो ना रही, बस आपकी बहू आपको नजर आ जाए, तो क्या करेंगी आंटी, उस काउंटर अटैक के लिए थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे हो जाएंगे, कहेगी कि यार ये नहीं करना चाहिए। सो ये चीजें आप आपका एक जुमला दूसरे के रिश्ते पर कितना बड़ा असरअंदाज कर सकता है। और मैं बताऊं, कारमा ऐसी चीज है कि इट कम्स बैक, इट डेफिनेटली कम्स बैक इन अ डिफरेंट वे। सो हमेशा जो बड़े बूढ़ों ने जितनी कहावतें कही ना कि पहले सोचो फिर बोलो, इस वजह से क्योंकि आप किसी के लिए कितना, हम कभी कभी ऐसे कमेंट्स मार देते हैं कि बंदा पूरा दिन उसके बारे में दूसरा बंदा सोचता रहता है कि इसने मुझे क्यों कहा। ठीक है। और अच्छा हमारे जो आप कह रहे हैं ना कि खवातीन आके इस तरह की बातें कर देती हैं, एक जिस एलिमेंट की हम बात करें, सास जिस एज में होती है, हमारी माएँ भी कह लें, हमारी सासें भी कह लें, हमारे घर के बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उनको आप कह लें कि वो लोग एज के एक ऐसे हिस्से में होते हैं जहाँ पे बहुत वो जल्दी बातों में आ जाते हैं, लिटरली कानों के कच्चे हो जाते हैं। जब वो अपनी एज एक ऐसे उम्र में चले जाते हैं, उनको लगता है हाँ जो मेरी बेटी कह रही है ना वो सही कह रही है, क्योंकि वो तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगी, या ये जो साथ वाली मेरी दोस्त है ना, साथ वाले घर में रहती है, वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि ये तो मेरी दोस्त है, ये तो चाहेगी कि मेरे घर में सारी चीजें। आप ठीक कह रही हो, इसको मैं कहूँ क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो एक रिटायरमेंट की एज पर होते हैं, उनकी वो इतना काम उस वक्त नहीं कर रहे होते, उनके पास, आई एम सो सॉरी पुटिंग दिस वे, उनके पास इजी टाइम बहुत होता है, जैसे फारिग टाइम कहते हैं, तो वो ना जाल बुनते रहते हैं, बातों का जाल बुनते रहते हैं, बातों का कनेक्टिविटी चेन बनाते रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हम आपसे यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा नहीं तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस मवाज़े के बाद वो जो रिश्ते में दरार आ जाती है, एंड देन व्हेन दैट दरार कम्स इन, उस दरार से ये फर्क पड़ता है कि क्या आ जाती है? दरार साइमा रील काटो इसकी
क्योंकि आज सुबह जो हमारी एडिटर है वो मेकअप रूम में आई और भाई ने उनका बहुत मजाक उड़ाया अंग्रेजी का कोई लफ्ज गलत बोलने पे, और उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, दराड़ नहीं कहा आपने, दरार कहा था। दरार नहीं कहा था, मेरा रेट का थोड़ा इश्यू है ना। जी आप लाहौरी हो? नहीं लाहौर, ये देखिए लाहौरी। अब आपने इसे मैसेज करना है। नहीं ये था कि मैं ये बोलूं ताकि ये आगे से ना काउंटर में ये कर सके, लेकिन नहीं होगा। आज साहिबा मैं तुम्हारा बदला लूंगी, हर वो लफ्ज जो ये गलत प्रोनाउंस करेगा उर्दू का उसकी मैं तस्दीक करूंगी। देखता गलत नहीं होता, गलत ही कहा है मैंने, गलत नहीं कहा। हाँ बस मैं लाहौर के जितने कॉलर्स हैं आज कॉल करें और ये कह रहे हैं कि उनका डे और रे का मसला, ओह माय गॉड, उनको पता है और वो इस चीज को बड़ा खुशी में सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ ठीक है हमारा मसला है, आपकी तरह नहीं है ना मैं तो सही कहा था। तो अच्छा मैं उस डिस्टेंस की बात करता था, आपकी एक बात कहने से कितना फर्क पड़ा। अब जेलेसी फैक्टर जो आ जाता है, और ये अक्सर आता है कि आपकी बेटी के बच्चों में और आपके बेटे के बच्चों में। अब आप कहते हैं हाँ अम्मी तो सारी जो है ना बस अपने बेटों के बच्चों के आगे निछावर हो जाती है, ठीक है। और फिर अब जो बेटी होती है वो कहती है कि अम्मी हाँ मेरा बच्चा कुछ कर दे तो अम्मी तो फौरन से कहती है रख दो, अगर पता नहीं फरहान कह दे तो फरहान तो उसका। वैसे मैं इस बात की एडवोकेट हूँ कि बच्चों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, चाहे बेटी के हों चाहे बेटे के हों, उसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ प्यार यकसा होना चाहिए। लेकिन मुझे अब ये लगने लगा है कि ये शायद एक नेचुरल चीज है कि वो जो बेटे के बच्चे होते हैं वो आपके क्योंकि साथ में रहते हैं, तो साथ में रहने की वजह से एक डिफरेंट काइंड ऑफ, इवन ये कि मेरे जो दादा हैं, मेरी दादी तो हयात नहीं थी जब हम पैदा हुए, वो तो मेरे बाबा के ही बचपन में चली गई थी। मेरे जो दादा हैं और मेरी जो परदादी हैं बीबी, वो दोनों जो हैं वो सरफराज चाचा के साथ रहते थे और उनके तीनों बच्चे उनके बहुत मोस्ट फेवरेट है। हाँ बाकी सब पोते पोती उनको वो इतना ज़्यादा नहीं प्यार करते जितना वो उनके तीनों बच्चों को करते हैं, क्योंकि वो तीनों बच्चे उनके साथ रहे हैं। उनको स्कूल छोड़ना, पिक करना, दोपहर के, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी वो मेरे चाचा चाची वर्किंग थे, तो दोपहर के उनके खाने का देखना और बहुत सारी चीज़ों में उनको जो है वो उनके साथ साथ रहना, तो इसलिए वो जो मोहब्बत उनके साथ थी वो हम बाकी भी हम पोते पोतियाँ थे, लेकिन हमारे साथ वो मोहब्बत नहीं थी। हाँ मोहम्मद के साथ सारे लोग ही ज़्यादा करते हैं। Exactly, my जो दिद्दे थी, दिद्दे की जो है वो चचा के बच्चों से बहुत थी, बिकॉज शी लिव्ड विद देम, सो वो उनको चीजें भी देती, खिलाती भी, और हम जब जाते थे तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग लगता था कि दिद्दे की हमारे से तो इतनी नहीं बनती, हमें तो कभी तो कहते नहीं वो ये चीज खाती है, हमारी पसंद नापसंद उन्हें पता भी नहीं थी, लेकिन उन चचा के बच्चों की एक के साथ रहते हैं ना। अब मुझे भी ये लगता है कि पोते पोतियों के साथ में भी इसलिए भी हो जाए, जिस तरह अब मैं देखती हूँ कि मेरे जो सास ससुर हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, जिस तरह वो खदीजा के साथ करते हैं प्यार, वो इस वजह से है क्योंकि वो उसकी रोज़ाना वो छोटी छोटी हरकतें होते हुए देख रहे हैं। मतलब जैसे वो चलना शुरू कर रही है, या वो टेबल को पकड़ रही है, या वो कोई चीज़ बजा रही है, या वो किस चीज़ पे खुश हो रही है, तो वो रोज़ाना उसके साथ इन्वॉल्व हैं, उसको देख रहे हैं, वो जा रहे हैं तो वो वेव कर रही है, वो आ रहे हैं तो खुश हो रही है, तो इस वजह से ज़्यादा प्यार हो। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी इस टॉपिक के बारे में बात करें, तो मुझे बताओ जब आपसे मवाजना होता है, देखो हर किसी की ज़िंदगी में मवाजना होता है, सो आपको अपने ससुराल में किसका कंपैरिजन मिलता है, कभी कभी हेल्दी कंपैरिजन भी, और माँ बाप से किसका मिलता था? जैसे मैं अपना अगर बताऊँ, उससे पहले मेरे अम्मा मेरे हमेशा ननिहाल, बिकॉज वॉज वेरी वेल एजुकेटेड एंड दे वर ऑल वेरी शाइनिंग एंड ब्राइटनिंग, और मेरी अम्मा हमेशा मुझे उनका देती कि तुमने देखा है उसकी बच्ची, हालांकि माय मदर वाज वेरी वेल एजुकेटेड, आई कीप ऑन सेइंग, बट शी वाज आल्सो अ देसी मॉम, राइट? सो वो मुझे कह रही थी कि देखो वो कितना किस तरह का है, उसने क्या कर दिया अपने लिए, सो दैट वाज वेरी हेल्दी। एट द सेम टाइम हमने बड़े देख के, जैसे मैंने हैरी को देख के बड़ी चीज़ें सीखी हैं। मेरा सबसे छोटा कज़न तलहा जिसके बारे में बात करता हूँ, ही हैज़ सक्सीडेड इन हिज लाइफ, और वो बड़ा माँ बाप का फरमाबरदार है, तो इट वाज अ गुड कंपैरिजन। मुझे लगता है मेरी अम्मी ने कभी किसी और के साथ तो मे भी हमारा कंपैरिजन नहीं किया, किसी और के बच्चों के साथ, अपने ही बच्चों के साथ। माशाल्लाह हम क्योंकि 5 हैं, और मेरी जो फर्स्ट बॉर्न बहन है वो बहुत ज़्यादा हमेशा से ब्राइटनिंग स्टूडेंट रही, हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स उनके आते थे, हालांकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थी, स्टिल उनके स्कॉलरशिप्स आते थे, उनकी फीस पे नहीं करनी पड़ती थी, तो इस वजह से वो उन्होंने ही इतना हायर बेंचमार्क सेट कर दिया था कि वो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। खैर सलाम में सारी जिंदगी उन्हीं के ताने मिले कि बड़ी बहन इतनी ज़्यादा। ससुराल
Is there any देखो आप क्योंकि you have a nand as well, ठीक है? So दो है माशाल्लाह। और ये नहीं मैं कह रहा आपकी सास करती होंगी, कभी बाहर के लोग आके कंपैरिजन करते हैं कभी यार ऐसा अभी और तक ससुराल में ऐसा तो कंपैरिजन के एक तो ये कि मेरा और उनका एज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Okay. मैं वो बड़े हैं आपसे बहुत? जी जी, मेरी बड़ी वाली जो नंद है मेरे ख्याल से मैं उनसे 13 साल 14 साल छोटी हूँ। अच्छा। हाँ, तो एज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और दूसरा ये कि ससुराल में अभी तक मेरा इस तरह से कभी किसी ने कंपैरिजन नहीं किया कि फलां ये करता है और तुम ये नहीं करती। और नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कोई हेल्दी मतलब somebody एक्सटर्नल कमेंट, वो जैसे कोई सास की कजन आई हो या कुछ आया हुआ तो उससे कहा हो। अच्छा, इस तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन हम जब हमारी शादी नई नई हुई थी तो हम लोग कराची गए थे 2-3 महीने के बाद, और उधर जो है वो हर बंदा मेरी सास को आके कह रहा था कि आपकी जो बहू है ना, अल्लाह मियां हर किसी को ऐसी बहू दे। वो क्योंकि ज्यादा मिलते नहीं ना, वो तो उस दिन कर देता। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ मेरी अम्मा, मैं अपनी अम्मा की एग्जांपल से देख के बताता हूँ। बहुत सारी घरों में ये होता है कि जो आपकी बड़ी बहू होती है उसको आप बिल्कुल पूछ नहीं रहे होते, ठीक है, आप बिल्कुल उसे पूछ नहीं रहे होते। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही दूसरी बहू आती है आपको कदर आना शुरू हो जाती है बड़ी की, तो फिर आप क्या करते हो, आप छोटी वाली के सामने ओनली वन ना, तो ये मेरे उसमें ये हाँ, हाँ। तो छोटी वाली के सामने आप क्या करते हो, आप कहते हो कि या, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप उसे कहते हो कि अच्छा पता है बड़ी वाली का नाम अगर चलो शाजिया, ओके, शाजिया ने तो कभी हमारे साथ ऐसे नहीं किया। अब अपने शौहर के साथ बैठी होंगे तो पता है शाजिया ने आज तक जुबान नहीं खोली, लेकिन ये नुदरत तो मुझे सुना के निकल जाती है। और ये इट कैन बी वाइस वर्सा। देख रहे हो वो नाम तुम्हें याद आ रहे हैं, जमा तकसीम। नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा लेकिन अच्छा, और अगर नुदरत अगर अच्छी है तो कहती है सारी जिंदगी फातिमा ने हमें रुला के रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ जमाई, हालांकि नुदरत मार रही होगी डंडों से और मुझे सही ढूंढने बार। तो कंपैरिजन इट कम्स लाइक दिस एज वेल कि आप कंपैरिजन करते रहते हो जब आपके घर में कोई ऐसा नया एलिमेंट आता है। लेकिन इस कंपैरिजन से कभी कभी कंपैरिजन हेल्दी भी होता है, आप अगर अच्छे हेल्दी वे में करें, लेकिन उसके लिए अल्फाज आपको बहुत सोच समझ के चुनने पड़ते हैं, और वो हमारे पास सलाहियत इतनी नहीं होती। खास तौर पे हम जो साउथ एशियन में रहते हैं, हमारा कल्चर इस तरह का है कि हमारे पास वो अल्फाज नहीं, किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी कह दें। ये बड़े कम लोग के पास टैलेंट होता है। तो कोशिश ये किया करें कि किसी से कोई मुवाजना ना करें। आज एक और सुबह में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको इस कंपैरिजन का सामना करना पड़ा, और उस कंपैरिजन से क्या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ, बिकॉज दिस रिपल्स डाउन द इफेक्ट। आप क्या करते हो, हमारी सोसाइटी में यही चीज़ है, ये जनरेशन ट्रॉमा हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसका कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना बहुत अहम और बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो चीज़ें हमने देखा है कि हमारे बड़ों को इतनी शायद अवेयरनेस नहीं थी, या उनको ये नहीं पता था साइंटिफिकली कि इसके क्या जो है वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी यही चीज़ें जो है वो साथ लेके चलते रहें। हमें चाहिए कि हम ये चीज़ें सारी ना करें, और यही हम सबके लिए बेहतर है कि आगे आने वाले बच्चों के हवाले से हम ये सोचें कि ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। अच्छा, मैं आई वुड लाइक टू से हम थोड़ा सा ऑर्गेनिकली कुछ करते हैं। लेट्स वेलकम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। आप आज इधर आए, आजे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। खैरियत से लेट हो गई थोड़ा सा। इब्राहिम को बहुत तेज बुखार था, और वो वही वायरल वाला हो रहा है, वायरल वाला। और दूसरा ये कि वो ट्रिप पे गया हुआ था और वो अपने दोस्त को रेस्क्यू करते करते उसने अपनी शर्ट उतारी, उसकी कोई आंख में कुछ, तो वो हाफ स्लीव्स में छतर पार्क फिरता रहा, तो उस वजह से उसको बुखार हो गया। और वो अरेंज करने में मुझे टाइम लग गया कि उसको किसके पास छोड़ के अच्छी चीज है, और इससे आपको कितनी खुशी महसूस हुई होगी कि मेरे बच्चे ने। जूती बहुत अच्छी है, नजर पड़ गई मेरी, बहुत प्यारी जूती आपने पहनी हुई है। लेकिन ज़ैनब शुक्र आज तुम जूते इंसानों वाले पहन कर कि तुम्हें अंदर यहाँ बुला सकते हैं हम। ज़ैनब अब लास्ट ही नोट जल्दी से बताओ, मवाजना कभी देखा है टाइम? नहीं, 20 सेकंड्स। आप बना क्या रही हो आज? आज मैं चना पुलाव बना रही हूँ। चना पुलाव, ओए आई रियली लाइक चना पुलाव, आई रियली लाइक। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले ज़ैनब का नोट लेंगे, फिर हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे। कहीं मत जाएगा, एक और सब में हमारे साथ है।
वेलकम बैक टू दिस शो। ज़ैनब जो है वो आ चुकी हैं और ज़ैनब का ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि उनका नोट भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनकी भी एक डिफरेंट किस्म की राय होती है जो हम सब चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे बताएं, ताकि हो सकता है हमें भी उससे कोई आइडिया आ जाए। ज़ैनब, आज हम बात करें कंपैरिजन के हवाले से, लेकिन मिसाल हमने ये दी है कि घरों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है सास और बहू का। सास जो है वो बहू को बातें सुना रही होती है कि मैं फ़लाने के घर गई थी, उसकी बहू इतनी अच्छी थी, और फ़लाँ मतलब तरीक़ेकार से वो बात सुना जाती हैं। और कभी कभी बहुएं भी इस तरह से करती हैं कि वो कहती हैं कि फ़लाँ की सास तो इतनी अच्छी है, वो तो उसके साथ इतनी अच्छी तरह रहती है। और जी जी, शौहर भी बताए करते हैं जैसे कि दूसरी बीवी की भी तारीफ कर देते हैं। अक्सर ऐसे शौहर भी हाँ, होते हैं। हैं। वो कहते हैं पता है हो मेरे कोई सर्कल में तो मैं मुंडी वो कहते हैं हसन की बीवी ना, पता है वो बाहर भी काम करती है और घर में भी उसने खाना बनाया हुआ होता है। और उसका घर इतना सजा हुआ होता है, हर चीज अपनी जगह पे होती है, और वो कभी कंप्लेन नहीं करती अपने खाने। हाँ, एक लड़की मैं जब तक ज़ैनब ने कहा था ना घर सजा हुआ होता है, बाहर भी काम करती है, घर में भी, तो मैं सोची थी ये तो ज़ैनब की मिसाल बनती है कि बाहर भी काम करती है, घर में भी करती है, घर सजा हुआ भी होता है, साफ सुथरा भी होता है। तो आपकी लेकिन अगला जो आपने जुमला कहा है ना, मैं कंप्लेन नहीं करती, कभी ये कह सकते हैं। ये मैंने मर्द भी देखे। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि सासें ये भी कहती हैं कि मैंने तो अपने टाइम पे ऐसे अपने बच्चों को संभाला था, सुबह और कपड़े पहनाती थी, दिन के कपड़े बच्चों के और होते थे, रात के और होते थे मेरे, और वो ऐसे अपनी बहुओं को बताती हैं कि जैसे उनसे बेस्ट तो बहू कोई रह ही नहीं तो उनको कहना था कि आंटी फिर मेरे ख्याल से आपके शायद मियाँ ने आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए होंगे, आपके बेटे ने मुझे तो पैसे नहीं दिए कि मैं हर कपड़े ही तब्दील करती रहूं। मैं ये नहीं कह सकती, और ना मैं ये जवाब होना चाहिए इस बात का। तो जवाब तो यही होना चाहिए। अब आपकी मुलाकात कराते जनाब हमारे मेहमान से जो आज मौजूद है हमारे साथ, एंड इट इज़ लवली टू हैव हिम टुडे ऑन द शो, बिकॉज हम जब भी किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इट हैज़ टू बी वेरी वेस्ट। वाई? बिकॉज इट हैज़ टू केटर द इंटायर ऑडियंस। जो उनका असली मसला है ना, उसको बताना बड़ा वहाँ पर ज़रूरी होता है, और हम ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ मौजूद हों। हमारी आपकी मुलाकात करवाते हैं ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के बारे में ये जा बजा बात करते हैं। इंसानी हकूक़ का मतलब है कि हर शख्स को उसके राइट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हकूक़ किसी मज़हब, ज़ात या जेंडर से जो है एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि अगर आप देखें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, इवन दो यूनाइटेड नेशंस के अगर आप रूल्स रेगुलेशंस आपको पता चल गए होंगे जब हम कश्मीर की बात करते हैं, तो उससे आपको ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे वायलेशंस आपको पता चली होंगी कि क्या लोग करते हैं और इंसानी हकूक़ क्या हैं। लेकिन टेकल डाउन अगर आप उसको नीचे लेकर आएँ तो हर इंसान के बहुत ज़्यादा ऐसे हकूक़ होते हैं जो कि आप उनको सबटाच कर रहे होते हैं। और जैसे कि आज भी हम हकूक़ की बात करें, हरीमा कंपैरिजन भी होता है। बिल्कुल जी, कंपैरिजन जो है वो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है। हम आज शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, 20 साल से ज़्यादा उनका जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, हाई कोर्ट और हलीमा पता है वो कहते हैं राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, आपको पूछना चाहिए, पूछेंगे। बल्कि इनके जो इंट्रोडक्शन था उसमें ये वाली चीज़ लिखी हुई भी थी कि घरेलू जो नाचाकियाँ होती हैं वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से होती हैं जो आज और पर मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम कभी भी इनसे में काम ना पड़े, क्योंकि आप कहते हैं ये दोनों जो है ना, इनसे कभी ज़िंदगी में आपको काम नहीं पड़ना चाहिए। राय कैसर अब्बास खरल हमारे साथ मौजूद है जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है, और हलीमा ने जैसे कि आपको बताया 20 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। आज हमारे साथ राज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? बहुत शुक्रिया आने के लिए, प्लीज़ बैठिए। अच्छा, मैं आपका सबसे पहले आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने और आपकी सारी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे मौका मिला कि हमको मिल बैठ के कोई ऐसे एब्सोल्यूट प्लेजर फ्रॉम आवर साइड एज वेल। सर, मुझे सबसे पहले एक बात बताएं, मैं कल ही पूछा था बिकॉज मेरे थोड़ी सी अक्सर लोग आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है, तो मैं एक वकील से पूछा था, मैंने कहा आपको मैंने अक्सर ब्लैक सूट में ही देखा और आप तंग नहीं आते, हर वक्त आपको काला सूट पहनना पड़ता है, तो मैंने कहा आज आपसे भी ये सवाल पूछता हूँ सर कि काला कोट एक तो निशानी है, यकीनन इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एज वेल, बट यू हैव टू वेयर इट एवरी 24, कहते हैं जून से लेकर दिसंबर तक में पहनते रहते हैं। ये मैंने उनसे पूछना था, मुझे समझ नहीं बीच के महीने में क्या होता है। ये जनाब देखें, हमारे प्रोफेशन की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको तो फुलफिल करना जो है ये हर प्रोफेशन की जो है ये जिम्मेदारी है, और उसी की निस्बत से हम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर का वाइट कोट स्टेथोस्कोप जरूरी है जी बिल्कुल, जब भी वो जॉब पे अपनी वो ड्यूटी पे होगा तो वह वाइट कोट पहनेगा। इसी तरह हमारा जो यूनिफॉर्म है ये भी हमारी जो है ये मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, या प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट कह लें। लेकिन आप सच रहे हैं, बहुत सच रहे हैं सब। एक चीज़ मैंने आप सबसे पहले पूछनी है, जो हमारा आज टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इंसानी हकूक़ को सलब करना ही इसमें आता है। होता ये है कि सास हो या बहू हो या शौहर हो या नंद हो,
वो कोई बात सुनाने के लिए, आप भी शादीशुदा हैं मेरा ख्याल है जी, तो वो सुनाने के लिए क्या करती है, जब किसी घर से होकर आती है तो एक बात ऐसी करेंगी कि उसकी बहू तो ये करती थी और माशाल्लाह ऐसी थी और टिशन टाश भी रह रही थी और मैं गई तो सास का सर दुबा रही थी। तो वो इसलिए करती है ताकि उनकी बहू सुन भी ले और ये मवाजना भी हो जाए। ये मवाजना कितना घर को अफेक्ट करता है, आपने कभी देखा? कोई एग्जाम्पल भी है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ये तो हर घर जो है उसके हालात वाक़यात, उसकी जो राउंड अबाउट फैमिलीज़ हैं उन पे डिपेंड करता है। सम टाइम आपका जो नेबर्स होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो ऐसा जो सबक है वो नहीं देते जिनके घर आपका आना जाना था, और सम टाइम ऐसे होते हैं जिनको जेलसी होती है, हसद होता है हाँ। कि ये फैमिली जो है ये बड़ी पीसफुल और बड़ी आइडियल लाइफ गुजार रही है, तो फिर वो वहाँ पे एक चिंगारी फेंकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे साथ वाली नाजिया को मसला है कि ये दोनों क्यों इतने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, मेरी सास तो बड़ी तंग कर रही है, तो छत पे बुलाएगी उसकी जी अम्मी जी को जी और जी फिर बिल्कुल, बात हो जाएगी। ऑफ कोर्स ऐसे ही है। तो वो जो चिंगारी है अगर तो वो ताकतवर होगी तो वो शोला बन के उठेगी, और वही जो सास है जो पहले माँ के लेवल पे थी वो मेरा ख्याल है उसका दुश्मन, उसकी दुश्मन कभी ऐसा कुछ देखा? कोई एग्जांपल बताए कभी? हज़ारों मिसालें हैं जी। हमारी तो कचहरी में देखो ना, हम तो डेली देखते हैं वकील जो है। कोई ऐसी एग्जांपल बताए, हम भी थोड़ा हंस लेंगे, हम भी देख लेंगे, हमारा प्रोग्राम भी इंटरटेनमेंट है तो साथ इंटरटेनमेंट भी मिल जाएगी। कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो और आप हंस पड़े हो, ये हमारे घर गृहस्थी में भी ऐसा होता है। जैसे मेरी अम्मा मेरी कज़न से मुझे कंपेयर किया करती थी कि यार उसको देखो वो माशाल्लाह कैसा बच्चा है, और तुम देखो सुनते ही नहीं हो बात। तो ऐसी कभी कोई चीज़ आपने देखी हो? नहीं सर, जो मेरे राउंड अबाउट है ना, मेरी फैमिलीज़ है या मेरे दोस्तों की फैमिलीज़ हैं, उनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं। बड़ी आइडियल लाइफ वो गुजार रहे हैं। लगता है आई नीड टू फिक्स माय हाउस। बड़ी आइडियल लाइफ जो है वो गुजर रही है। कोई वो ना सास की ना बहू की कोई ऐसा कोई उनके प्रॉब्लम्स नहीं है। होते हैं ना दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। लेकिन जो कोर्ट्स में होता है, कल ये एक अदालत में मैं भी मौजूद था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो जज साहबा थी वो ये कह रही थी कि पहले बड़े शादी को जो है वो महफूज करते थे, अब वही बड़े जो हैं वो इसको जो है वो डिस्पर्स करना शुरू हो गया। जिनमें माँ बाप है, दादा दादी है, जितने भी घर के बड़े होंगे वो जो है इसको डिस्टर्ब करते हैं। और वो कल उनकी थी मसालत की तारीख थी किसी और केस में। अच्छा। तो वहाँ पे उसकी वालदा भी थी, उसका वालिद भी था, तो वो चीज़ें जो थी वो डिस्कस हो रही थी। ठीक है। और अदालत को अगर खरल साहब हम थोड़ा प्रोफेशनली भी लेके चलें तो यही जो छोटे छोटे जो आज हम बात करें, यही जो छोटे छोटे मसले हैं ये आगे जाके घर ख़त्म कर देते हैं और उनका बायस बन जाते हैं। आप ज़ाहिर है उससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि शराबी बढ़ती जा रही है, डाइवोर्स की रेट भी हर सिटी में, हर प्रोविंस का बढ़ रहा है। इसकी रीज़न आपको क्या लगती है? क्या लोगों में शऊर आ गया है, ख़वातीन में शऊर आ गया है, उनको अपने हकूक़ के बारे में पता लग गया है, इसलिए अब वो किसी की अपने साथ गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगी, या जो बात हम करें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही फिर आगे जाके बहुत बड़े मसले क्रिएट कर देती हैं? देखिए, जैसे आपने पहले कहा कि जो है छोटी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ से ही बड़ी बनती है। अब मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। जो लोगों के एक दूसरे के बंदे मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उनके पीछे भी देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही, वो एग्रीवेट होती रहती है। जी बिल्कुल, छोटी सी चीज़ होती है जो थोड़ी सी जो है वो अगर अक्लमंदी से काम लिया जाए तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। सिमिलर यहाँ पे मेरे नज़दीक जो है वो क़ुव्वत बर्दाश्त है दोनों साइडों से, चाहे वो बहू है या हस्बैंड है, दूल्हा साहब है, उनके दरमियान अगर खाने में लेट हुआ है तो कोई मसला नहीं, वो भी औरत है, वो भी इंसान है। वो हो गया तो उस पर जो है वो लड़ाई तो तकरार शुरू हो जाती है। सास को पानी नहीं टाइम पे मिला, वो कहीं बिज़ी है, किचन में है, बच्चे को संभाल रही है, तो वहाँ से तो तकरार शुरू हो जाती है। अब वो क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पहले भी वही औरतें थी, यही औरतें थी, हमारी माएँ, दादी, नानी, वो सारी, उनमें सब कुछ ही था, लेकिन उनमें क़ुव्वत बर्दाश्त। लेकिन ये ड्रामे नहीं थे ना जो लग रहे हैं, ये ड्रामे आप देखना शुरू किए, उससे आप सीखते हैं बहुत कुछ। टेलीविजन पे ड्रामे लगते हैं। मैं कॉल लेता हूँ, हमारे साथ याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल? वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को बहुत, और आपके वकील साहब को भी सलाम हो। बात ये है कि कल जो आपने किया है ना मेरे साथ, बड़ा कि इतना मेरी बीवी को चढ़ा दिया आपने और
हलीमा 2 लफ्ज उसने बोले, इतनी तारीफें कर दी आपने यार। नहीं वाकई वो तारीफ की काबिल थी, इसीलिए तारीफ की है, बहुत अच्छा बोली वो। एनीवे ये आपकी मोहब्बत है। देखें, कमिंग बैक टू डायरेक्टली और टॉपिक, मैं वकील साहब से मेरे 2 मुख्तसर सवाल हैं। एक तो सवाल ये वकील साहब, बात ये कि ज़ाहिर है आज आपने अच्छी बात की कि अमदम बर्दाश्त से सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक लॉयर के पास हम जाते हैं, मैंने जो देखा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, किसी भी खुला का केस लेके जाते हैं तो जैसे कोई लड़की कंप्लेन लेके गई, लड़का लेके गया, तो उसमें फिर होता ये है कि जो कंप्लेन को स्ट्रांग बनाने के लिए ना तो झूठ से शामिल किया जाता है। जैसे ऐसे एलिगेशंस लगाने के लिए कहे जाते हैं जो होते ही नहीं है और इसलिए लगाए जाते हैं ताकि केस स्ट्रांग हो जाए और उनका मसला हल हो जाए। ये किसकी रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों होती है और ऐसा क्यों करते हैं? मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, मैं आपसे सिर्फ जल्दी पूछूं, आपके पास, आप मुझे ये बताइए, हर दफा इतना अच्छे सवाल आते कहाँ से? हर प्रोफेशन के बारे में पता होता है आपको? मेरे पास 17 साल हो चुके हैं मुख्तलिफ जगह और मैं लोगों को बैठ के बहुत कुछ आपकी मुझे नहीं लगता वर्कशॉप है या मुझे लगता है आप कोई पीर है जिसके पास आके लोग मसाइल लाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मच जाएगा, देखते रहिए। एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जो है वो वकील साहब मौजूद हैं। अगर आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें, कोई मशवरा लेना चाहें, तो दिस इज़ द राइट मोमेंट, आप कर सकते हैं। याहिया का सवाल बड़ा अच्छा था, उन्होंने डाइवोर्स के हवाले से ही सवाल किया कि जब कोई खुला का केस होता है या कोई डाइवोर्स का केस होता है तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि आपको जो है वो एक सिंपैथी वोट मिल जाए अदालत की तरफ से। ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं जी, जो फैमिली केसेस होते हैं मोस्टली खुला है या दूसरे मेंटेनेंस है, उसमें कोई ऐसा जो है वो झूठ को शामिल नहीं किया जाता। अच्छा। कोई भी वकील नहीं करता। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सा क्वेश्चन होता है कि एक खातून है, अब तो अदालतों ने ये भी उनका वर्डिक्ट आ चुका है कि एक खातून ये कहती है कि मुझे इससे नफ़रत है, उस नफ़रत की कोई रीज़न नहीं है, तो वो उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड है खुला के लिए, और खुला जो है वो ग्रांट हो जाती है। उसके लिए मेरे नज़दीक या कोई भी वकील जो है वो झूठ नहीं शामिल करता। वो दूसरे केसेस हैं जो एक जनरल परसेप्शन जो है वो प्रिवेल करती है, वो सिविल लिटिगेशन होती है या वो होती है क्रिमिनल होती है, जिसमें लोग नो डाउट करते हैं। लेकिन खैर साहब, इसमें एक चीज़ है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें जैसे वापस लेने का होता है कि जी अब जो भी जेवर है या जो भी जहेज़ है वो वापस दें या ये इस तरह, तो उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के 50 तोले सोना जी हमने अपनी बेटी को दे के भेजा था, उसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है। जी। और वो लड़के के ऊपर जो है वो डाल दिया जाता है सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए कि क्योंकि तुम्हारी साथ हमारी बेटी अब नहीं रहना चाहती तो तुम इसका खुमियाजा भुगतो। मे बी वो ना लेके गई हो 50 तोले सोना। इस तरह के एलिगेशंस तो लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसमें जो मुखालफ वकील होता है डिफेंडेंट का, वो उस पर जब जिरा करता है, जिरा में हर चीज़ वो बाहर निकाल लेता है। जिरा एक ऐसा हथियार है जो है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो निकाल के बाहर रख देता है। अच्छा, उसमें साफ क्लियर हो जाता है। साहब, जब मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, जो हलीमा बात कर रही है ना, हम हमेशा देखते हैं कि बाय द बुक बाय द रूल्स चीज़ें यही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करना शुरू हो जाते हैं तो जज साहब भी और वकील साहब भी कहते हैं नहीं ये तो ऐसे नहीं होगा, ये आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ ये चीज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर आके सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है। मैं इसी सवाले से, इस डिवोर्स के हवाले से आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई वॉन्ट टू क्लियर वर्जन। इन्हीं केसेस में और सब केसेस में एक होता है कोर्ट से हल, जो बाय द लॉ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसका ये हल निकलना है। एक होता है जिरगा सिस्टम। आप मुझे बताएं, हमेशा वकील ही आपको ये मशवरा देते हैं कि आप ना आउट ऑफ द कोर्ट कर ले, मसला हल कर ले, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपकी भी चीज़ें खुलेंगी। मुझे बताएं एज अ वकील, केस टू केस तो डिपेंड करता है, ये आप कहेंगे, मुझे पता है, ठीक है। मुझे बताइए एज अ वकील, क्या जिरगा सिस्टम या घर के बड़े बैठ जाए वो चीज़ आपको लगता है वो प्रेफरेबल होती है कि नहीं आपको लॉ इजाज़त देता है बहुत सारी चीज़ों में कि आपको वो उसका हक मिलेगा, या इट इज़ डिलेड? आप किसका पलड़ा भारी है, या ये केस टू केस डिपेंड करता है? देखो, जो लोग घर में बैठ के, उनके बड़े बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो तो अदालत से कहीं बेहतर है। अदालत की ख्वारी आना जाना, फिर साल नहीं पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। चलो डाइवोर्स तो 2-4 तारीखों पे हो जाती है, जी जी, फैमिली खुला हो गई। उसके बाद मेंटेनेंस होती है, रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स होते हैं,
या डावर होता है कोई जो रिमेनिंग होता है, या एज ए होल उसका होता है जहाँ पे खामन दे देते हैं, तो वो उसके लिए तो सालों लग जाते हैं। अभी कोर्ट्स ने कोई जो हमारी चीफ जस्टिस साहबा हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने को दिया है फ्रेमवर्क कि इसको इतने टाइम जो है उसमें डिसाइड करो, लेकिन देखो नीचे प्रेशर इतना है, बर्डन इतना है कोर्ट्स पे कि वो कोर्ट्स उसको नहीं कर सकती। एक कोर्ट में तकरीबन 200, 300 केस पर डे लगा हुआ है, तो वो कोर्ट कैसे उसको करे, या तो जजेस की तादाद बढ़ाए। देखिए मेरी कोई बहन, ये मेरा भाई जिसके हकूक सलब हो रहे हैं, ठीक है, अब वो जाना चाहते हैं कोर्ट में, बट क्योंकि हम इकोनॉमिकली चैलेंज इकोनॉमी अगर हैं, हमारे चैलेंज हम हैं, तो मुझे बताएं क्या गवर्नमेंट के वकील करने के लिए कोई प्रोसीजर होता है कि आपको मुफ्त वकील मिल जाए, और क्या वो प्रोसेस स्लो होगा? अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो चुप करके बैठ जाए? नहीं, देयर इज़ अ वे आउट, आप गवर्नमेंट का वकील कर सकते हैं अपने किसी मसले के लिए। ये फौजदारी में तो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल ट्रायल है, उसमें तो आपको स्टेट दे देती कौंसल देती है, ठीक है। बट ये जो दूसरे हैं सिविल है, फैमिली है, इसमें ऐसा जो है कोई ऐसा जो है सिस्टम मौजूद नहीं। हाँ, जनरल मुशर्रफ साहब ने एक दफ़ा ये कानून पास करने की कोशिश की, और उसके थोड़े ईयर से बाद वो मलिक क़य्यूम साहब उस वक्त अच्छा, बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर दिस कि अगर आप वकील के पास जाते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, कोई सेट फी नहीं होती किसी की, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। ये वकील की अपनी मर्जी है कि वो कितने प्रोक्लेम करेगा। बड़ा वकील यानी कि कोई ज़्यादा केस जीता हुआ है, पहले तो उसने ग्लासेस यहाँ रखी होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कोई बुरी बात है, ठीक है। सो ये रेट डिसाइडेड ग्लासेस यहाँ होंगी और आंखें यहाँ होंगी, और ये रेट डिसाइडेड क्यों नहीं होता? सर मेरी बड़ी इज्जत है वकीलों के लिए, लेकिन क्या बाहर ममालिक में, मुझे नहीं पता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अपनी इल्म के लिए, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक रेट होना चाहिए कि अगर फौजदारी का केस है या सिविल कोर्ट में है या इसमें, तो ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा आप नहीं प्रोक्लेम कर सकते? ये जो लॉयर्स हैं ना जी, डिपार्टमेंट के पैनल पे होते हैं, हमारे जैसे नेशनल हाईवे है, पीटीवी है, दूसरे गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, उन्होंने तो एक स्पेसिफिक एक दिया हुआ है शेड्यूल कि ये होगी, एक बेंचमार्क है, जी, एक ब्रैकेट है। वो कोई बड़ा वकील है, चाहे एतजाज़ एहसन साहब हैं, या सलमान सफदर साहब हैं, या हामिद खान साहब हैं, या एहसन बून साहब हैं, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ठीक है, उनको वही फीस मिलेगी जो उन्होंने वो डिटरमिन की है, डिसाइडेड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो हैं वो उन्होंने एक दिया हुआ है। लेकिन जो प्राइवेट क्लाइंट आता है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी है, एक तो उसका केस कितनी मालियत का है, उसके हिसाब से वकील उसको डिटरमिन करते हैं। फिर क्लाइंट की जो वर्थ है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको देखा जाता है। अब वो करोड़ों में भी लेते हैं, जैसे पिछले दिनों सरदार लतीफ़ खोसा साहब और लॉ मिनिस्टर साहब ने असम्बली में भी, सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट फीसेस बढ़ी हैं उनके हवाले से वो बातचीत की, तो वो करोड़ों में लेते हैं फीसें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केसेस जो है इसमें ये चीज़ भी समझी जाती है ज़्यादा सही कि जो जिसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितनी विंस लेके आ रहा है, क्योंकि जितना मेरा इसके बारे में मुझे पता है, तजुर्बा है, या मैंने लोगों को देखा है, वो इस चीज़ के ऊपर अपनी फ़ीस डिमांड करते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर हम कोई केस नहीं हारे, या पिछले 5 साल के अंदर हम कोई केस नहीं हारे, तो उससे भी वो क्लाइंट जो है वो मुतासर होता है कि हाँ क्योंकि ये नहीं हारे तो शायद मेरा केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनकी क्योंकि विन विन चलती आ रही है सीरीज़, तो ये शायद इस केस को भी जीत ले। ये ज़रूरी नहीं है जी कि हर वकील जो है वो केस 110% जीते ही। बड़े बड़े नाम हैं जिनके लोग हमारे बाज़-औक़ात देखते हैं कि जी ये चेहरा है, जैसे अभी आपने बात की कि वो 10 केसेस या 100 या 500 उसने किए और सारे ही उसके सक्सेस हैं जी जी, तो उस बुनियाद पे भी बिल्कुल फ़ीस की रेशो जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है, अनडिफीटेबल ये लॉयर है और उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। कोई भी वकील अपने केस को जितना तैयार कर लेता है, चूँकि इल्म तो किताबों में पढ़ा हुआ है, जितने वो पढ़ लेता है या किसी दोस्त को, सीनियर्स को वो कंसल्ट कर लेता है, वो केस जो है वो विन कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो वही उसका जो है ऊपर वो ग्राफ लेके चला जाता है। ठीक हो गया। हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्योंकि बात कर रहे हैं, काफ़ी दफ़ा मुझे ये लगता है कि हर इंसान को अपने राइट्स के हवाले से खुद पता होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी किताब
कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसी मैनुअल चीज़ मौजूद है जिससे इंसान को पता लगे कि हमारे राइट्स क्या हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ ये मसला पेश आ जाए तो फिर हमने इस तरह से जाके उसको काउंटर करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इस सवाल से शुरुआत करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम लोगों को पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। केस नंबर 9 के हवाले से वो ड्रामा चल रहा है और मुझे उसका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशन, आर्टिकल्स जो पाकिस्तान में बन चुके हैं, जो हमने प्रोग्रेस किया है उस केस के हवाले से या रेप केसेस के हवाले से, वो उसमें एक शिक जो है वो बताई गई है कि ख़वातीन को ये हकूक़ हासिल हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो कर्नल साहब, मैं जो पूछना चाह रही थी वो ये था कि हमें अपने राइट्स के हवाले से ही नहीं पता। जिस तरह उस ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं पता और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको बताई जा रही है कि अब ये भी पाकिस्तान में नया लॉ आ गया, अब इस तरह से लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा, अब इस तरह से लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो उसको ये नहीं पता होती सारी चीज़ें। क्या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम उसे अगर पढ़ लें तो हमें पता लग जाए कि हमारे ये राइट्स हैं जो कोई भी जब्त नहीं कर सकता? ये पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो हमें ये सारे राइट्स देता है। वो जो ड्रामा है ना जी, जो चल रहा है, मैंने ड्रामे की सिर्फ एक मिसाल दी जी है, मैं बिल्कुल उधर, वो है रेप एक्ट 2022 में पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके राउंड अबाउट वो घूमता है। उससे पहले भी बहुत ऐसे लाज मौजूद हैं जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी जो उनके साथ ज़्यादती, हरासमेंट या कोई भी जिबर होता है, प्रोटेक्शन, अब 2013 का वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट वो भी मौजूद है। जो बात आ रही ह्यूमन राइट्स की, राइट्स कहाँ पे हमारे डिटरमिन है, वो आईने पाकिस्तान 190/73 जो है उसमें बिल्कुल वाज़िया लिखे हुए हैं। आर्टिकल 9 से लेकर 25 तक जाएं तो वहाँ पे एक एक चीज़ लिखी हुई है। सिक्योरिटी टू पर्सन है आर्टिकल 9 में, तो सिक्योरिटी टू पर्सन क्या है, उसकी हर चीज़ उसमें मौजूद होती है। फिर आगे आप 15 में आ जाएं, फ्रीडम है मूवमेंट की, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, फ्रीडम ऑफ जो है आपकी प्रोफेशन की है, आर्टिकल 18 है आई थिंक, उसमें आप प्रॉपर्टी भी ले सकती है। उस पर कोई ऐसी जो है वो कदगन नहीं है कि ये खातून ही लेगी या खातून ही बिज़नेस करेगी या मर्द ही बिज़नेस करेगा, कोई नहीं, ऑल आर इक्वल। फिर आर्टिकल 25 है हमारा आईन पाकिस्तान का, वो ये क्लियर कहता है कि सारे जो हैं ये बराबर हैं इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। हाँ, उसको एक्सरसाइज जो कर लेते हैं वो अपना राइट ले लेते हैं, जो घर में पड़े रहते हैं उनको राइट नहीं मिलता। जैसे कानून जो है वो सुस्त बंदे की हेल्प नहीं करता, कानून उसकी मदद करेगा जो कानून का दरवाज़ा जाके नॉक करेगा। कानून तो हमारे पास मौजूद है, आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाए तो वहाँ से हमारे पास तो बिल्कुल जो है वो कोड ऑफ लाइफ मौजूद है, कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हदीस मुबारका उनकी सूरत में मौजूद है। ह्यूमन राइट्स तो जुमा 8 दिन अगले दिन उसी से ट्रांसलेट हुए, जी उसी से डिराइव हुआ है ना। 1948 की हम देते हैं कि हमने भी साइन की है UNO। तो देखो हमारा लॉ तो स्पेसिफिकली क्लियर है कि हर बंदे के राइट्स हैं, लेकिन उसको अपने राइट को एक्सरसाइज करना आना चाहिए। और उसके लिए फिर लोग आते हैं जी के आगे वकील, जैसे पहले बात हुई कि वकील की फीस, कुछ ऐसे हमारे दोस्त भाई हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं जो फ्री ऑफ कास्ट केस कर देते हैं। चाहे हमारे ऊपर कोई ऐसी नहीं है कि हम मैंडेटरी है हमारे लिए कि हम करें, जी। लेकिन नहीं, एज ए इखलाकी तौर पे एक बंदे की पोजीशन देख लोग कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे हैं। खरल साहब, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये बड़ी मशहूर कहावत है। इसको मैं दूसरे ज़ुमरे में लेकर आपसे सवाल पूछूंगा। मुझे बताएं, अक्सर ये होता है कि आपको कुछ खुदा न खास्ता चोरी हो जाए या कोई आपके ऊपर जुल्म हो जाए, समथिंग हो जाए, आप उस वक्त अंडर प्रेशर होते हैं, इतने अंडर प्रेशर होते हैं कि आपको नहीं पता चलता कि आप जल्दी से मेडिकल करवाएं या आप FIR करवाएं।
आप ये दोनों चीज़ें नहीं कराते और आप चले 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जैक्टली जो ड्रामा में किया उससे भी ये हुआ, आप नहीं कराते और फिर उसके बाद जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले आपने FIR कराई थी, आपने मेडिकल कराया था, तो आप कहते अब जब आपसे 2-3 ऐसे सवाल हो जाते हैं तो इससे पहले कि आपको उसका कोई अदर वे अराउंड मिले, कोई अल्टरनेटिव अगर ये नहीं है तो इसकी जगह ये कर सकते हैं, आप पहले पिछड़ जाते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगा। तो मुझे पता है इसमें क्या होगा, चाहे कोई भी जुर्म हो, चाहे कोई भी चीज़ आपके साथ हुई हो, अगर आपने उस टाइम पर उसका एक्शन नहीं लिया, आप कुछ महीनों बाद लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ताकि हमारे जो सुनने वाले खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो तो उसी वक्त उसकी FIR दर्ज कराएं। जो जुर्म है ना जी हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर बंदे को इतनी अवेयरनेस है कि जब कोई जुर्म होगा तो उसकी पहले मैंने जो इन्फॉर्मेशन है, इतला है, वो पुलिस को देनी है। ठीक है, हर बंदे को पता है। चूँकि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, इसमें हमारा अगर लिटरेसी रेट जितना भी है, हर बंदा जो अनपढ़ है उसको भी पता है कि मैं ये मेरी जो राइट्स हैं और ये मेरी ड्यूटी है और ये मैं काम कर सकता हूँ। वो है हमारी नेगलिजेंस, मैं इसे नेगलिजेंस कहूँगा कि हम आ गए। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हमारा सोशल प्रेशर हो जाता है, हमारी सोसाइटी का प्रेशर, हमारे दोस्तों का प्रेशर, यार छोड़ो इसको क्या करना है करके, थोड़ा सा तो है। फिर वही बात आ गई कि जहाँ पे हम ख़ुद नहीं जाके कानून को जगाएंगे, कानून के दरवाज़े को नॉक नहीं करेंगे, तो वो कानून तो हमारी मदद नहीं करेगा। अब आप घर बैठे रहे। अब आगे बात कि जो है FIR महीने बाद होती है, नो डाउट महीने बाद करवा लें, 2 महीने बाद करा लें, 3 महीने बाद हो जाएगी, लेकिन उसको जो आपने साबित करने के लिए उसकी एविडेंस है वो आपने ज़ाया कर दी। जैसे केस आपका वीक हो गया। जी, वीक हो गया। चोरी में या डकैती में वो वीक एज सच नहीं होता, वो हमेशा वीक होता है जो आपने इमीडिएट कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है। जैसे रेप केसेस में है, सोडोमी में है, तो उसका मेडिकल एज सोन एज पॉसिबल होना चाहिए और उसका जो है वो DNA वो डॉक्टर कलेक्ट करेगा और वो फ्रांसिक को भेजेंगे, वहाँ से वो आएगी, रिपोर्ट आएगी। चूँकि वो एक्सपर्ट की राय होगी और वो अदालत में अगर शहादत उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है, उससे रिलेटेड है, तो वो केस बिल्कुल स्ट्रांग है, उसको सज़ा होगी। तो बाकी जस्टिस डिले जो है ये एक प्रोसीजर है। देखो जी, FIR होती है, FIR के बाद मुलज़म पकड़ा जाएगा, उसका रिमांड होगा, रिमांड में रिकवरीज होंगी, फिर वो जुडिशल होगा, फिर चलान आएगा और फिर चलान जो है वो सेंड टू कोर्ट होगा, प्रोसिक्यूशन करेगी। एक हमारा प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, वो सेंड टू कोर्ट करेगा, उसके ऊपर फिर मुलज़म आएगा, फिर चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज के बाद एविडेंस, और सम टाइम कंप्लेनेंट जो है जिसे हम मुद्दई कहते हैं वो एविडेंस ही नहीं लेके आता। ठीक है, ठीक है। कई ऐसे केसेस हैं तो जो ये मसला हो जाता है। खैरल साल साहब, हमने कोई बहुत, क्योंकि हम बड़ा एंटरटेनमेंट की बात भी करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से डिले हो गया, हम थोड़ा सा ऐसी बात भी करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली राइट। वो यहाँ से डिले हो जाता है बिकॉज प्रोसीजर जो है उसका एक नॉर्म्स और कल्चर आपको फॉलो करना पड़ता है या उसके प्री रिक्विजिट फॉलो करने पड़ते हैं। खैरल साहब, हम थोड़ा सा बड़ा सीरियस हो गए हम। मुझे एक बात पता है, मैं सच्ची पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किसी से होगी मोहब्बत, आप पड़ गए किसी की मोहब्बत में और उसने दे दिया आपको धोखा, क्या इस पर कोई FIR कोई कुछ हो सकता है कि आप उस बंदे पे FIR कटवा दें या आप उसको अंदर करा दें कि इतना आपके साल उसने ज़ाया किया? हुआ है आपके साथ? ठीक है, मैं अब ये अपनी पर्सनल बात नहीं, 8-9 साल जो है आपको उसने मोहब्बत के लारों पे रखा और आपके पास सारे लारे पड़े हुए, मैसेज पे लारे पड़े हुए, आपके पास इंस्टाग्राम पे सारे लारे पड़े हुए, आपको सारे तोहफे तहफ पड़े हुए, तो कोई उसके खिलाफ कोई FIR, कोई केस, कोई ऐसा कोई मुद्दा आप उस पर लगा सकते हैं? कोई आर्टिकल लग सकता है उस पर कि आप उस पर करवा कर सकें कि तू तो चल ना जेल के पीछे, जो 9 साल तू मेरे ज़ाया की थे? हो सकता है। देखिए सर, वो तो उन दोनों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो अच्छे माहौल में थे तो उनके लारे भी थे। ठीक है, वो उनका मंजरिया था। मंजरिया जो है ना, वो जब तक एक्ट सरिया में उस एक्ट में नहीं होगा उस वक्त तक जुर्म नहीं बनेगा। अब मैं ज़हन में सोच लूँ जी कि मैं यहाँ पे उठते हुए ये कर दूँगा, तो वो मेरा एक सोच है। सही, ठीक है। तो वो जो है इम्पीचेबल नहीं है, पनिशेबल नहीं खैरल है। साहब, आपके हंसने से मुझे सॉरी अगर आपकी इजाज़त हो मैं कह सकूँ, आपके हंसने से मुझे लगा कि आप ये सोच रहे थे कि मैं नहीं कर सका केस उस पर, तो तुम क्या करोगे, मैं वकील होकर नहीं कर सका। हुआ ऐसे कभी वकील साहब, आपको दिल हुआ कि केस कर डालूं इस पर? नहीं, सच है, सच कोई अब नहीं तो है। आप शादीशुदा, आप कह भी नहीं सकते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कभी केस नहीं करने का दिल किया? मेरा दिल करता है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी हो ना जिसने मेरे कुछ साल ज़ाया किए, उस पर मैं केस करूँ ताकि मैं तो मौजे करूँ, वो तो ज़रा जेल में सलाखों में सड़ी ना। सर, बड़ापन दिखाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए।
सर मैंने बड़ापन दिखाते दिखाते ये उम्र आ गई है, इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। हर दफ़ा मैंने बड़ापन दिखाया, वो उसकी बेटियां हो गई, ठीक है, और मैं बड़ापन दिखाते दिखाते इस उम्र में पहुंच गया हूँ। अगर मैंने और थोड़ा सा ही बड़ापन दिखाया ना, तो खुदा की कसम मैं तो बन गए, वो दादा दादी बन जाएंगे और मैं बड़ापन दिखाता रहूंगा। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो जी। पांडा के हवाले से आपको बताते हैं रोज़ बरोज़ इनके बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कलर लिक्विड ब्लीच के हवाले से पांडा का। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लीच जब भी कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी रंगत जो है वो या तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है या फिर उनका जो असल रंग होता है वो चला जाता है। ये कलर ब्लीच है ही इस काम के लिए कि आपकी जो कलर होगा कपड़ों का वो पहले से भी ज़्यादा निखरा हुआ और बेहतरीन किस्म का नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका जो कलर हो वो ख़राब हो जाए। सेकेंडली, बहुत सारे लोगों का बॉडी ओडोर एक आना शुरू हो जाता है, कपड़ों में से उनकी स्मेल आने लग जाती है, उसको ख़त्म करता है और बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का जो है वो उसके अंदर परफ्यूम्ड एहसास जो है कपड़ों के अंदर छोड़ता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत ही बेहतरीन तरह से आपके जो कपड़ों पे दाग पड़ जाते हैं, कुछ चीज़ों के दाग ऐसे होते हैं जो हटते नहीं हैं, जैसे नेल पॉलिश वगैरह के दाग भी जो है ये ब्लीच हटा देगा पांडा का, और कलर जो है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा, चमक आएगी आपके कपड़ों में। और मशीन से धोने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग ऑटोमेटिक मशीन या दूसरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं वही डिटर्जेंट के साथ ही इस कलर ब्लीच को भी डाल सकते हैं, तो आपके कपड़े जो हैं उनमें से सारे दाग निकल जाएंगे और आपके कपड़े बहुत ही बेहतरीन किस्म के आपको धुल के मिल जाएंगे। जी लाइकवाइज हलीमा, जो पैंडा टॉयलेट क्लीनर है जो मेरे पास अभी मौजूद है, ये आपके टफ स्टेन्स वॉशरूम के वो उसको ख़त्म करेगा। ना कि सिर्फ ये, आपको पता है अक्सर कि आपके जो टॉयलेट है उस पर जर्म्स और बैक्टीरिया जा बजा नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न होता है उसको ये कहा जाता है कि आप उसको बंद करके रखिए, क्योंकि जब आप फ्लश भी कर रहे हो तो उसको बंद करके फ्लश करें ताकि जो बैक्टीरिया है वो बाहर ना आए। लेकिन उसके लिए बिकॉज वी फॉरगेट सर्टेन टाइम्स, तो आपने अगर बैक्टीरिया और जर्म्स को ख़त्म करना है तो पैंडा का टॉयलेट क्लीनर आप ज़रूर लेकर आएँ। इससे आपके जो टफ स्टेन्स है, जो येलोइश हो जाता है आपका वॉशरूम, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना कि सिर्फ वो स्टेन्स ख़त्म करेगा बल्कि आपके जो टॉयलेट है उसको वाइटन भी करेगा, उसको सफ़ेद भी करेगा। और आप जब कोई मेहमान कोई आपके आ जाएगा तो आपकी कहेगा कि कितना सुगड़ मर्द है, ये कितनी सुगड़ औरत है जिसने इतना खूबसूरत अपना जो है वो घर रखा हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू बी सुगड़, तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हाट यू हैव टू डू, आपको लाना है टॉयलेट क्लीनर पैंडा का और इसको आपने घुमा कर साफ़ करना है ताकि आपका जो सारा जो एरिया है उस पर आपने डालना है। और डाल कर फिर आप देखिएगा क्या क्या बात हो जाएगी, ऐसा चीटा दूध हो जाएगा जैसे चांद है। तो जनाब आज ही लाइए पैंडा टॉयलेट क्लीनर। वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं चाहूंगी किसी तरह आप हमें करके भी दिखाएं इसका। मैं जरूर, मैं करता भी हूँ, मैं अपना वॉशरूम साफ खुद करता हूँ, बहुत दफा कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी इसका क्रेज होता है और साफ करने का, मुझे है। और अच्छा मैं थोड़ा सा देसी हूँ इस चीज़ में, तो मैं ये जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं ना, ये मैं अपने बेसन पे भी लगा कर, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा स्टेन साफ हो जाता है। तो बेसन में भी थोड़ा सा लगा के ना तो मैं उसको साफ करता हूँ। मेरे को ये कितना फिट हो गया, यहाँ तक कि मैंने टूटियों पे भी लगाया हुआ है, क्योंकि टूटी में थोड़ा सा गंदा से होती है टूटियाँ, क्योंकि उसके ऊपर जो वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं ना वो फिर सही तरह से नहीं साफ होते। वो जो खारे पानी के जो दाग होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से, इस तरह के वॉशरूम क्लीनर्स से जो है, टॉयलेट क्लीनर से। खैर साहब, आप क्या सफाई करते हैं घर की खुद कभी कभी जब मूड ख़राब हो भाभी का? तो नहीं सर, इस मामले में बहुत लेजी हूँ। इस मामले में बहुत, यानी कि भाभी का मूड ख़राब ही नहीं कभी हुआ? ये लेजी तो नहीं, ये इसका मतलब ये है कि आप देखिए हाथ बटाना बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं, लेजी हूँ, कभी नहीं किया हाथ बटाने पे मुझे कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है, लेकिन वैसे लेजी हूँ। लेकिन कभी नहीं किया? नहीं किया। भाभी को कॉल मिलाएं, आज देखें कल से इंशाल्लाह भाई काम हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं सहर आप? आई एम नॉट सहर, आई एम सहर। सहर ये जो हमारे पीसीआर वाले, इनकी तस्दीक करें आप, क्योंकि उन्होंने हमारे कान में चीख चीख के कह रहे हैं सहर की कॉल है, सहर की कॉल है, सहर की। एक्चुअली सहर और सहर से ना चेंज हो जाता है मीनिंग।
हाँ बिल्कुल ठीक है। सुबह सादिक और सहर मीन आप मेरी हलीमा के लिए सहर बन जाएं यार, आप हमारे लिए सहर बन जाएं। हम लोगों के लिए तारी हो जाए यहाँ पे, वली और सहर बन सोनिया और मुस्कान बन चुके हैं, आप हमारे लिए सहर हो जाए, हमारे पे सहर तारी हो जाए। अच्छा हलीमा जी कैसी हैं? हुमायूं बिल्कुल भाई आप ठीक, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल ठीक। शुक्र। आप बताओ आप कैसे हो? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों, एज ऑलवेज। बहुत शुक्रिया। अकेले Thank you तारीफ so करो much। मजा आता है। मुझे हलीमा की तारीफ बिल्कुल सहती नहीं है, मेरे दिल मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अभी शुरू सुबह से अभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ है, उसके भी पीछे पड़ जाओ। कॉल ही ड्रॉप होगी। वाह 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 वाह। सहर, ये सहर ऐसा तारी हुआ कि बहुत जल्दी खत्म भी हो उन्होंने गया। कहा है सहर नहीं है सहर है। नहीं, मैंने इसीलिए तो कहा अच्छा कि सहर ऐसा तारी हुआ तारी हुआ कि सहर से आप सहर सहर बन गई। तो आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शी इज वेरी एक्साइटेड। तो अगर हाँ, आपको अगर दोबारा से कॉल कर सकते हैं तो प्लीज उनको मिलाइएगा, वो बड़ा हमसे बात करना चाहेंगे और हम भी बात करना चाह रहे हैं। शी वाज एक्साइटेड। अच्छा करल साहब, हमने ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी बातें की। इसी ह्यूमन राइट्स में अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं क्या एनिमल राइट्स की थोड़ी सी बात आपसे कर सकता हूँ? ये आपकी डोमेन नहीं है, तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स। उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, लेकिन ठीक है। जानवर जो हैं वो हमारी ज़रूरत है, नेचर है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं ह्यूमन राइट्स की बात वापस आऊंगा। मिसेस अजमल है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, हर हाल में मालिक का एहसान है। हाय हाय। और आपके मेहमान भी बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं एक मौजू के हवाले से एक बात करना चाहूँगी कि जरूर। जैसे ये कभी कभी सास बहू इनका झगड़ा ना भी हो रहा हो या कोई ऐसा माइंड ना भी हो, ये जो थर्ड पार्टी किरदार अपना प्ले करती है उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो ये। अच्छा, दूसरा, आज मेरे बच्चों की बर्थडे है। ओए होए, सबकी साथ में बर्थडे? कैसे मतलब दो की है? जी जी, मैंने पिछले साल भी आपने विश किया था। जिशान अली एंड नूर जहरा। अच्छा, ये मेरे ट्विंस माशाल्लाह बच्चे हैं। और मेरी बेटी की इस घर में मेरे मामा पापा के साथ इस साल लास्ट बर्थडे है। और वो इंशाल्लाह अगले साल वो अपने घर में। हाँ इंशाल्लाह। नहीं जी सर जी मिसेज अजमल, दिन बाद वो अपने घर चली जाएगी। मिसेज अजमल, घर जो है ना, ये मैं बड़ा इस पे वो, कल मेरी सास का भी फोन आया था तो मुझे बात करी थी, तो मैंने उनसे भी कहा कि औरत का सबसे लकी ये होता है उसके दो घर होते हैं, उसका ये भी अपना घर है, उसका वो भी अपना घर है, तो वो अपने घर से दूसरे अपने घर में जा रही है। बहुत सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ज़ीशान एंड ज़हरा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चे जो हैं वो जाहिरी बात है उनको यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा। वो भी ट्विंस बच्चे, माँ बाप बहुत तकलीफों से गुजर के उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं। सबसे बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप दो। मिसेज अजमल, अब आपसे सवाल है, मुझे बताएं वो तीसरा किरदार कौन अदा करता था आपकी जिंदगियों में? मेरी जिंदगी में वही जो घर के अंदर होते हैं। बताए ना कौन अपने ही गिराते हैं नशेबन पे बिजलियाँ। ऐसे ही है। और फिर जब कहते हैं ना, अपना मारे तो छाँव में डालता है, गैर मारे तो बाहर। मैंने तो देखा अपना ही मारता है, और पहले तो अपना मारे क्यों। सही बात। अपनों से मार खाई है और वो मारता भी है ना, फिर वहाँ फेंकता है पानी भी ना हो। अगर मार ही खानी है तो किसी से भी खा ले, अपने या पराई की क्या बीच में है बात। अगर मार ही हमने खानी है, ये क्यों है भाई ये मुहावरे? आपने टैकल कैसे किया जब वो तीसरा बंदा आता था? क्या उसको काउंटर किया या सबर करती थी, बर्दाश्त करती थी और अब वो मुंह की खा रहे? मैंने बहुत सब्र किया। अगर मैं कभी आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाऊं तो आप मतलब बस आप यही कहेंगे कि अच्छा है आप लोगों से दूर हैं। आप यकीन करें, मैंने सिर्फ सब्र किया, मेरी माँ ने सब्र किया अपनी लाइफ में, मुझे सब्र ने बहुत मेरा साथ दिया। और मैं हमेशा ये सोचती थी एक बार मेरी ज़बान बड़ों के आगे खुल गई तो मेरी प्रैक्टिस गलत हो जाएगी। तो मैंने सब्र का सहारा लिया। उससे मेरे हस्बैंड ने मेरा उसको जज किया, माशाल्लाह पढ़े लिखे, दुनिया देखी, और मैंने हर जगह अपने हस्बैंड का साथ दिया। माशाल्लाह। मतलब उसमें मुझे ये फायदा हुआ जो आपकी तीसरी पार्टी थी वो अब मुंह की खा रहे आप चाहते भी हैं तो यकीन करें अभी तक गेम्स खत्म नहीं हो रही। अभी तक मेरे अगेंस्ट, अपने बेटे के अगेंस्ट खत्म नहीं हो रही। आप उनसे कहिएगा, आप उन्हें फोन कीजिएगा, कहिएगा अगर गेमें खत्म हो गई हैं तो बताएं, मैं एक गेम भेजूं आपके लिए।
उसमें बेचारा बेटा भी शिकार है कि वो अपने अच्छे से घर क्यों बसा रहा है। उसी घर में एक डिवोर्स भी हो चुकी थी। आप सोचें कि मेरी मामा ने मुझे ये तरबियत, हमारे घर 8 बेटियां थी हुमायूं बेटा, और मेरी माँ बाप की लोग मिसाल देते थे कि बेटियां बसाना कोई इनसे सीखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस उस किरदार के तहत मैंने बहुत सब्र किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लोगों को आपके ऐसी सब्र का बूझ अता करे कि वो अपने घरों को बचा सकें ऐसे एलिमेंट से, ऐसे लोगों से जो उनको खराब करने की पे तुले हुए होते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और मेरे साथ मौजूद है खरल साहब, जिनसे हम बहुत सारी ऐसी लॉ की टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो सीखने चाह रहे हैं। ख़ासतौर पे हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, कैसे आपके हकूक़ सलब हो जाते हैं और उसकी आगाही आपको नहीं होती। हम कंज्यूमर राइट्स की अब थोड़ी सी बात करते हैं। हमें याद है 1 साल पहले मैंने हलीमा ने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना शुरू की थी जब मोमो वाज है, राइट? सो मुझे आप ये बताएं, कभी कभी हमें कोई प्रोडक्ट देते हैं, वो प्रोडक्ट एक्सपायर होती है, ये प्रोडक्ट आपने लगाई होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो जाते हैं, कोई मेडिसिन होती है, हालांकि वो FDA अप्रूव्ड या किस तरह की अप्रूवल भी उसके अंदर होती है, लेकिन स्टिल ये मसला होता है। क्या हम वो जब वापस करें वो वापस ना लें, तो क्या कोई कंज्यूमर राइट्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हो इस मामले में? अगर बहुत महंगी चीज़ ले लिया तो वो वापस लें या आप उनको सू कर सकें? बाहर मुल्क में तो होता है जी सर, हमारे पास भी हमारा जो कंज्यूमर लॉ है वो है हमारे पास पाकिस्तान में पंजाब और इस्लामाबाद में। इसके तो मुझे पता है बाहर के प्रोविंस में भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि पाकिस्तान के वो सूबे हैं। तो जब कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसके बाद हमें विद इन 15 डेज़ लीगल नोटिस देना होता है, और उस डेट से जब हमें पता चला है कि इसमें ये फ़ॉल्ट है, वो एक्सपायर है या उसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट हमें हुआ है, या वो हमें पता चला है कि ये वो चीज़ नहीं है जो हमने इससे ख़रीदी थी, तो उसके विद इन 1 मंथ आपने कोर्ट में जाना है। कोर्ट पहले तो हमें मेंटेनेबिलिटी उसकी जो है उसके उस पर बहस सुनेगी, उनको प्री एडमिशन नोटिस भी कर सकती है रिस्पोंडेंट को, ठीक है, जो दुकानदार होता है या जिससे हम चीज़ ख़रीदते हैं। उसके बाद हमारी एविडेंस रिकॉर्ड होती है, वही प्रोसेस फिर जो एक ट्रायल का होता है। ठीक ठीक। दूसरा वकील साहब जिरा करते हैं, वहाँ से वो साफ ज़ाहिर है अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं। जबकि मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी मैं करना चाहता हूँ कि हम जो वकला बरादरी है, वकला कम्युनिटी है, हमारा बेसिक जो ड्यूटी है वो होती है कोर्ट को असिस्ट करना। ठीक है, बिल्कुल। और हम जो है वहाँ पे वो ऐसा वो कर लेते हैं कि हमने नहीं जी इसको बरी करा के या इसको सजा करा के बाहर। अच्छा, मेरा कंज्यूमर राइट्स से हवाले से सवाल था, मैंने शायद एक्सप्लेन सही तरह नहीं किया। मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वो खाना अच्छा नहीं होता, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसके बाद। सो आपने क्या उनको लीगल नोटिस देना है या आपने DC को फ़ोन करना है? आपने जो उसकी ACDC जो होते हैं या फूड अथॉरिटी होती है, आपने उनको कॉल करनी है कि मेरा इससे ये मसला हुआ है बिकॉज दिस वाज द इशू, और या आप अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस देखें उस रेस्टोरेंट में या किस जगह पे देखें, तो वेयर डू यू गो टू द कोर्ट फॉर द लीगल एक्शन, यू गो टू द फूड अथॉरिटी? अगर आप वो भी उसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। फूड अथॉरिटी मौजूद है, DC इज एडमिनिस्ट्रेटर पूरे डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन एक डिपार्टमेंट होता है फूड वाला, ठीक है, उसको आप इन्फॉर्म करके उनको फ़ौरन जो है वो उनके ऊपर दूसरा जो है पेनल्टी वो इम्पोज करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपको नुकसान हुआ है उसके लिए आपने कंज्यूमर जो कोर्ट है, कंज्यूमर लॉ को सर ये भी बड़ा डिलेड होता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है हल होने में। इसमें आई थिंक मेरा ख्याल है कोई नहीं इतना टाइम लगता। और अगर प्राइसिंग है, फॉर इंस्टेंस फ्रूट वाला है, वो पैसे आपके पूरे इलाके में बहुत महंगा फ्रूट बेच रहा है, दुकानदार है वो भी महंगा बेच रहा है बिकॉज एरिया पॉश है, और वो कहते हैं जी इसी तरह जैसे पेट्रोल पंप है, जैसे कि आप लाहौर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी जगहें ऐसी आती हैं जहाँ पर रेट डबल होते हैं, तो उसके लिए क्या आप ACDC को फ़ोन करते हैं या आप उन पे लीगल नोटिस, कोई ऐसा नंबर है, कोई हेल्पलाइन है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जनाब ये रेट नहीं है, जो नॉर्मल रेट कुछ और है, तो उस पर एक्शन क्या होता है और हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेनेंट कहाँ जाएगा? ये आपने मोटरवे पे सफ़र किया होगा, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि डबल नहीं ट्रिपल जो है वो उनकी प्रेसेस होती है, लेकिन उन्होंने एक वो जो प्राइस बोर्ड है वो अवेजा किया होता है, उसके नीचे नंबर भी होता है, आप उस पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन वो जो है महकमाना, उसको हम डिपार्टमेंटल एक्शन कहते हैं, वो ज़रा सुस्त होता है, या हमारे सिस्टम जो वहाँ सिस्टम है हम कर लेते हैं मैनेज। लेकिन जो कोर्ट का है, अगर आप उसको परसू करें तो वो उनको आपकी जो ज़हनी कोफत हुई है, जी। आपके जो डैमेजेस हैं, आपकी जो है जो कंपनसेशन है, वो कोर्ट दिलाती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे केसेस में खैर साहब ये भी होता है कि जिनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है वो कंपनी चाह रही होती है कि हमारा नाम ख़राब ना हो, ये केस ज़्यादा लंबा ना चले, तो वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कंपनसेशन करके इनको कोई हम पैसे दे दें या हम किसी और तरह से इनको कंपनसेट कर दें, जो ये चाह रहे हैं वो हम इन्हें प्रोवाइड कर दें और ये केस जो है वो ख़त्म हो जाए। कितने फ़ीसद केसेस जो है उनका फ़ैसला आता है और कितने फ़ीसद केसेस जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से ज़्यादातर सेटल हो जाते हैं? ज़्यादा अरसा नहीं लगता है इसमें? आई थिंक जहाँ पे जो है बंदा उसको ज़्यादा ना नुकसान हो, जो कंप्लेनेंट है उसको ज़्यादा ना नुकसान हो, तो वो पैचअप कर लेता है, वो उनके साथ जो आउट ऑफ कोर्ट है वो कर लेता है और उसको सेटल कर लेता है मैटर को। चूँकि उनको भी चाहिए कि हमारा नाम ख़राब होगा, हम कल जो इनको देना है, कंपनसेट करना है, तो वो आज ही क्यों ना कर दें। ठीक है, तो वो कर लेते हैं लोग, मेरा एक मेजॉरिटी लोग बड़ा जो है वो डिफरेंट कर सवाल है, क्योंकि अब आएंगी इसके बाद विंटर्स ख़त्म होगा, समर वेकेशंस आएंगी। मेरा हमेशा सवाल हुआ है, मैंने किसी वकील से पूछना चाहा, मुझे बताएं समर वेकेशन में जो हेफ्टी आपसे फीसिस लेते हैं, 3 महीने की इकट्ठी फीस और इकट्ठी फीस, ठीक है, इकट्ठी फीस वो कहते हैं कि जी ये हमें चाहिए और आपने देनी है। इट इज़ नॉट कि आप मंथ बाय मंथ दे, वो हमेशा इकट्ठी आती है, आपको सारी देनी होती है। इट्स अ हेफ्टी अमाउंट। मुझे बताएं, उनकी रीजनिंग होती है कि हमने टीचर्स को भी पैसे देने, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको भी पैसे जाने। इसके लिए कोई लॉ क्यों नहीं है कि बच्चों, एक टाइम आया था कि देयर केम अ लॉ और कहते कि गर्मियों की छुट्टी की फीस नहीं ले सकते आप। मुझे बताएं, ये जो हैवी स्कूल्स हैं जिनकी फीस बहुत बड़ी अमाउंट, हिमंगस अमाउंट में होती है, इसका ये ह्यूमन राइट की एक्सप्लॉयटेशन ही है, ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल इसको ठीक। इसमें हमारी देखो लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, उन्होंने भी इनको ऑर्डर किया था, इस्लामाबाद की भी है, तो उसमें ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है ना कि पेरेंट्स उनका कितना स्टैंड लेते हैं। हम पेरेंट्स ही स्टैंड नहीं लेते, जब हम पेरेंट्स स्टैंड नहीं लेते तो स्कूल को तो पैसे आ रहे हैं, हमको उनकी शिकायत ही नहीं करते। जो इनकी अथॉरिटी है एजुकेशन वालों की, उनको तो दें, फिर उनके खिलाफ जो एक्शन है वो बनता है लॉ। खैर साहब, अगर एक लॉ बना हुआ है उसके लिए आपको दोबारा FIR करानी पड़ती है कि अगर जैसे कि एक बना हुआ लॉ कि जी लाहौर में आपने जैसे कहा कि फीसें नहीं ले सकते गर्मियों की छुट्टियों की, अब इट इज़ सेट, इसकी इम्प्लीकेशन होनी है, तो इम्प्लीकेशन करवाने के लिए मैं दोबारा केस करूंगा कि यार ये लॉ तो बना हुआ है या नहीं, मुझे सिर्फ एक पुलिस स्टेशन जाना है, कहना जी ये लॉ बना हुआ है, इनको देखिए क्या कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, पुलिस कहाँ पे एक्शन लेती है, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो ये जो है पहले डिटरमिन होगा कि उसने फीस ली है कि नहीं ली, फिर उसका एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट पहले डिटरमिन करेगा, उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन होगा और वो महकमा जो है वो खुद उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं करेगा, इंडिविजुअल नहीं करेगा, वो महकमा मौजूद है, डिपार्टमेंट मौजूद है, उसके जो है वो अपने जो है एक्शन लेगा। ठीक है, ठीक हो गया। हम बहुत टाइम से ये देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस आई है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ होती हैं, और जब भी कोई मसला होता है, कोई चोरी चकारी होती है, कोई किसी को मेंटली कोई जो ड्राइवर है वो उसको हरास कर रहा होता है लड़की को या समथिंग लाइक दैट, और वो जब भी कॉल करके उसी टैक्सी सर्विस को कहते हैं कि जी हमारे साथ ये वाक़या पेश आया है, आपका ड्राइवर इस तरह से बिहेव कर रहा था, या उसने हमारी कोई चीज़ चुरा ली है, या इस तरह से बहुत लंबे रास्ते से लेके गया है, पैसे बहुत ज़्यादा लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं कि हम उन्हें कुछ कह सकें, वो तो पार्ट टाइम यहाँ पे करते हैं और वो उनके बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या पाकिस्तान में उनके लिए भी कोई लॉज वगैरह आना शुरू हुए हैं, या कोई ऐसे लॉ हैं जिसमें हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको कह सकते हैं कि भाई आप या तो अपनी सर्विस ठीक करें या फिर कोई ऐसे लॉज लेके आएँ कि हमें इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? जो भी बिज़नेस है ना जी हमारे पाकिस्तान में, जस्ट लाइक आउट ऑफ कंट्री, हमारे मुल्क में भी उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके लिए SCCP है, फर्म रजिस्ट्रेशन है, या एक और इदारा है, वहाँ पर रजिस्टर होते हैं, वो ये बिज़नेस करते हैं। जब वो बिज़नेस रजिस्टर होगा फिर तो वो लायबल है कि उसको आप कर लें। एक जा रहा है जैसे आपने कहा, तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट है। इंडिविजुअल एक्ट में जैसे पहले एक मोहतरमा ने कॉल की, एक भाई ने कॉल की थी, तो उसमें फिर वो जो पार्टी है थोड़ा बहुत
करा के वो पुलिस में कंप्लेंट करके या एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब को एप्लीकेशन दे के या एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करके वो कंपनसेट हो जाते हैं, काफ़ी हद तक हो जाते हैं। वो कंपनसेट कर दिए जाते हैं। कंपनसेट मकसद ये है कि उनको सज़ा हो जाती है या उनको कोई जुर्माना हो जाता है, या जैसे आप जा रहे हैं गाड़ी में कोई बदतमीज़ी करता है, मोटरवे पुलिस मौजूद है, आप उनको बताते हैं, वो उनको रोकते हैं, उनके पास तो यही इख्तियार है कि उनको हैवी फ़ाइन कर देंगे उनकी शिकायत पे। जी जी। और ऑलमोस्ट यही होता है। ठीक है। हालांकि उनके खिलाफ जुर्म बनता है, FIR होनी चाहिए, लेकिन फौरन उनको जो है वो we'll come back after the break. So I'm going to talk about जायदादों के सिस्टम जिसमें आपका बंटवारा होता है। ये हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि साउथ एशिया में सबसे चीज़ ली जाती है इन कंसिडरेशन कि वो हालांकि राइट्स सब डिसाइंड है इस्लामिकली भी, लॉ वाइज भी, लेकिन हम उस तरह नहीं करते। उसका क्या एक्शन है, एक ये, और एक दूसरी बात, क्यों हम इंतज़ार करते हैं एक जस्टिस के लिए, एक वीडियो का, एक वायरल वीडियो का, तभी वो जस्टिस मिलेगा। इसके हवाले से पूछेंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए और सब आपका दिन बहुत अच्छा लगा। ये आपकी बेगम को पता चल गया कि आप दौरान शो फ़ोन यूज़ करते हैं, उनकी कॉल तो ना आई, उनके मैसेज तो ना आए, किसको आप रिप्लाई कर रहे थे? बता दे वरना आप फंस जाएंगे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात तो है, आप मुस्कुराए क्यों फिर? ये एक वकील जो प्रोफेशनल होता है ना, उसकी और भी असाइनमेंट्स होती हैं। लेकिन खैर साहब मैसेज करते हुए आप मुस्कुरा रहे थे। कहीं ना कहीं जो है वो अपना रिप्लाई दे रहा था किसी दोस्त को या किसी क्लर्क को या किसी। लेकिन मैंने देखा आप जब मैसेज कर रहे थे आप बहुत खुश थे, क्यों? नहीं, वो एक दोस्त को मैसेज किया था। दोस्त? हाँ, दोस्त को। ठीक है भाभी, सुन ले, दोस्त को मैसेज करके खुश हो रहे थे। अब हमने नहीं पूछा आगे क्या है, आगे आप खुद कर लीजिएगा डील। अच्छा, मैं साथ साहब से पूछूं, हम किचन में भी चलते हैं। आप मुझे बताइए, खरल साहब आ जाइए, आपको किचन में ले जाएं। आप भी थोड़ी सी, आप लेजी है ना, आपका कुछ खाना बनवाते हैं। चलो जी, हट जाओ लड़की, आज खरल साहब बनाएंगे सलाद। सलाद बनाना आता है, रायता भी बन गया, तो खीरा कटवा लो। मुझे पहले बताना था ना, मैं बचा के रख लेती। खरल साहब खीरा काट लेते हैं। जी सर, सारा यार एक खीरा पड़ा हुआ स्टूडेंट लाइफ में सारा किया है। सब काट लिया, वरना मैं आज खरल साहब से काम करवाता और भाभी मुझे दुआएं देती कि देखो आज खरल साहब से काम करा लिया। खरल साहब, ये जो वीडियो वायरल वाला सीन हो गया, अब तब तक जस्टिस नहीं मिलता जब तक आपके पास वीडियो नहीं होती और वायरल नहीं होती। जैसे ही वायरल होगी वो अगले दिन आता है, वो बंदा के नीचे पड़ा हुआ होता है और कहते हैं जी फाइनली जस्टिस सर्व्ड। देखिए सर, वही बात आ गई ना कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट को कैसे दी, पुलिस को दी या अथॉरिटी को दी। तो या तो आपने खुद जाना है या वो जो है उनको मालूमात मिले, इंफॉर्मेशन कहीं से मिले, जैसे वीडियो से मिल गई या किसी और एंगल से उसको सोर्स से मिल गई, तो उन्होंने अपना एक्शन जो है वो ले लिया। लेकिन अब देखिए, मैंने बड़े बड़े केस देखे हैं, चोरियां होती है, सब कुछ होता है। जैसे ही किसी वायरल बंदे की कोई वीडियो वायरल होती है और फिर वो केस फॉलो करता है मीडिया, और जैसे ही फॉलो किया काम हो गया जी, उसका ठीक हो गया। उससे पहले देखो ना, वो बंदा जो है वो कानून के दरवाजे पे ही नहीं जाता। अगर वो थाने जाए, थाना नहीं है तो उसके पास जस्टिस ऑफ पीस का फोरम है। अगर जस्टिस ऑफ पीस के फोरम से भी उसको नहीं रिलीफ मिलता तो फिर उसके पास जो है वो कंप्लेंट का है, वो मजिस्ट्रेट के पास जो है, उसके पास मुख्तलिफ फोरम्स पे मुख्तलिफ रेमेडीज मौजूद है, तो उसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ आप कहाँ से हैं, किस इलाके से? आप? मेरा पिंडी भटिया है। पिंडी भटिया। अभी मैं आपको कॉल मिला तो सियालकोट से हमारी कॉल आई है, आप देखें कितनी बेहतरीन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट से आया मेरा दोस्त, क्या हाल है? हंसे की देखना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, सियालकोट से आया मेरा दोस्त, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपने ठीक है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कौन शो के दौरान कॉल कर रहा है, आपने बताया हुआ नहीं है सबको? जी नादिया, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुस्काना भी के लिए एक शेर है, अर्ज किया है। छोड़ दो इनके ऊपर शेर, वो वाला शेर है ना तुम्हारे लिए, वो वाला शेर है जो तुम पे छोड़ेगी। अर्ज किया। जलने वाले का मुंह काला। गुलाब के फूल को देखने की फुर्सत ही नहीं है। अब मैंने नहीं सुनाना। नहीं सुनाओ, ये से जानबूझ के किया था। गुलाब के फूल से खुशबू सूंघने की फुर्सत ही नहीं है, देखने की सूंघने की। गलत पड़ा है। आगे बताओ, आगे।
गुलाब के फूल को देखने फुर्सत ही नहीं है, गुलाब से भी खूबसूरत चेहरा आंखों में बस गया है। मुस्काना भी आपके लिए है। वाह 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 वाह। इसको तुमने ओए होए किया है ना। वली भाई नाराज हो जा मैं। अब भाई देखा, उसको पहले ही पता था ये हुआ हुआ नाराज। अब इससे उसकी तरफ देखना, दूसरे कैमरे की तरफ देखना। नहीं, एक काम करो, ये है हु है इसी को कर दो। तुम्हारे बल्ली भाई तारीफ भी नहीं की। देख लिया, जल के राख हो रहे हैं लोग यहाँ पे, काले हो रहे हैं। आपके लिए है, आपके लिए है। मैं तुमसे प्यार ही इतना करती हूँ ना। मेरे लिए वैसे मेरी बात सुनो एक सेकंड, यहाँ पे एक मसला है दरपेश। मेरे लिए हमेशा तुमने सिर्फ शेर ही पढ़े हैं और इसके लिए मैं ट्रैक सूट भिजवाऊंगी। दादा के लिए भी ट्रैक सूट। वली भाई आपके लिए, वली भाई आपके लिए सूट मंगवाया एक, हाँ वाइट। ये गड्ढे हो रहे, इकट्ठे हो रहे सूट, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहे ये इसका इसके थान बन गए जितने इसने कहा थान। एक नहीं, मेरे लिए कब आएगा? वो गाड़ी में तो नहीं रखवा। वली भाई बात सुनाए ना। शादी सलवार है, हाँ वाइट। अच्छा, कढ़ाई वाली कमीज है, छोटी छोटी फूल है उसपे। नहीं, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, बस थोड़ी सी गोडे तक हो, इतनी छोटी ना। छोटे छोटे फूल जो है ये तो लड़कियों का प्रिंट होता है। तुमने गलती से मेरे वाला सूट इसको तो नहीं भिजवा दिया? नहीं, वो मर्दाना सूट है, वली भाई के लिए मंगवाया। वो ना वली भाई सिलाई खुद करवाना है आपने। सिलाई करा लूंगा, पर नंगे पैर भागूंगा। जूती भी तो भेजो। जूते की और चीज अच्छा, तो जूते ना दो तो मुझे पैसे दो, जूते मैं खुद खरीद लूंगा। एक और चीज ही है। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। रेसिपी पे आ जाए सर, क्योंकि चने वाले पुलाव कोई नहीं बना सकता, तो बताए कैसे बनते हैं। ओके, कोई वाकई नहीं बना सकता, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ हाँ कि चना पुलाव अच्छा कैसे बन सकता है। जीरा यहाँ पे साबुत 1 खाने का चम्मच आपने लेना है, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ यहाँ पे आधा चाय का खाने का चम्मच लेना, जायफल आधा टुकड़ा, जवैत्री 3 अदद, तेल जो है आधा कप इसमें जाएगा, प्याज 2 अदद चॉप किया हुआ या स्लाइस किया हुआ जाएगा, काली इलायची 2 अदद, काली मिर्च जो है इसमें आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 अदद, लौंग 6 अदद, बादियान के फूल 1 अदद, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा, तेज़पात 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, टमाटर इसमें ऑप्शनल है, आप 1 अदद इसमें ऐड कर सकते हैं, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, पुलाव का फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें जाएगा, पानी हस्बे ज़रूरत, चने 300 ग्राम लिए हैं, चावल जो हैं 750 ग्राम लिए हैं, और जितने भी गरम मसाले हैं वो आपने साबुत डालने हैं पहले ऑयल में, और फिर प्याज और टमाटर ऐड करना है। ज़ैनब आपने कहा टमाटर 1 डालना और 1 कप दही डालना है, दही अगर डालें फिर भी टमाटर डालें? इसीलिए मैंने कहा कि टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो नहीं, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत पसंद है, के लिए होता है ना, इतना कोई हो नहीं रहा होता, तुम ज़्यादा ओवर होने लग गए। मुझे एक बात बताए, मुर्गी आज फुड़फुड़ा के मोहल्ले वालों के पास चली गई, चिकन ही डाला। मुर्गी बनाओ तब मसला, मुर्गी साइन नहीं हुआ ना पोल्ट्री फार्म लेने का। कुछ इसका मसला क्या है? मुर्गी बनाओ तब इससे मसला, मुर्गी ना बनाओ तब इससे वो सांसें जो खुश नहीं हो सकती कभी भी। अब आया ना मजा, अब आया खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आज भाभी आपसे जरूर पूछेंगे जो मैसेज था उसमें क्यों इतनी खुशी थी, लेकिन आपके साथ बहुत सारी चीजें आज हमने सीखी आपसे। आप कुछ कहना चाहिए जो हमारी ऑडियंस को सुनना चाहिए एज अ एडवोकेट, एज समबडी हु इज अ लॉ कस्टोडियन, क्या कहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि कानून मौजूद है हर मसले के हल के लिए, हर जो जुर्म है उसकी रेमेडी के लिए कानून मौजूद है। सिर्फ आपने कानून को हरकत में लाना है। कानून जो है उसको हरकत में लाएंगे तो आपकी जो है रेमेडी वो मिलेगी, अवेलेबल है। सब कानून मौजूद हैं, स्टेट ने कानून बनाए हुए हैं। वेरी राइट। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी डेफिनेट कि यानी कि आपने कहते हैं ना, नॉक ऑन द डोर करना है, तभी आपको जो है वो इंसाफ इंशाअल्लाह मिलेगा। इफ यू डोंट वांट इट देन नोबडी वुड लाइक टू वांट इट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आज आपने चना पुलाव बनाया, मुझे चना पुलाव बहुत अच्छा लगता है, एंड चना इज अ वेरी बेस्ट एंड अ गुड प्रोटीन, यू कैन हैव इट थ्रू दालें। हलीमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद मी एज अ को होस्ट। खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, आपने बहुत सारी चीज़ें आज हमें सिखाई, और ये गिराहें हम इसीलिए खोलते हैं ताकि जो ऑडियंस स्क्रीन के उस पार है उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाए थ्रू अ शो, इन अ कॉमेडी वे, इन एंटरटेनिंग वे। हमने बड़ी कोशिश अच्छी की कि आपसे बताने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगा तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमेशा की तरफ से यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।